लगा दी, ठीक है, इतना छोड़ दो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं रॉबिन चौधरी एक बार आपका फिर हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी 30 डे स्कोर बूस्टर सीरीज में। दोस्तों, हाँ, जैसा आप जानते हो दोस्तों, हम ये 30 डे स्कोर बूस्टर सीरीज लेकर चल रहे हैं किस चीज को टारगेट करते हुए? एसएससी सीजीएल के टीयर 2 के इंग्लिश सेक्शन को टारगेट करते हुए हम लोग चल रहे हैं, जो आपका एग्जाम 25 अक्टूबर को स्केड्यूल्ड है। सो उसके लिए आज हम लेके आए हैं एक नया सेक्शन, अनसीन पैसेजेस यानी कॉम्प्रिहेंशन का। कौन से दिन का? 3 मार्च 2023 को जो एसएससी ने टीयर 2 का एग्जाम कंडक्ट किया था, उसमें जो पैसेजेस उन्होंने पूछे थे, उन पैसेजेस को हम लेकर आए हैं, डिस्कस करेंगे कैसे एक फास्ट तरीके से हम पैसेजेस को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम बहुत ज्यादा चीजों को कॉन्सेप्चुअल चीजों की बात नहीं करते, यहाँ पर हम बात करते हैं प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस की चीजों की, जिससे कि हम एग्जाम में अपना टाइम बचाते हुए जल्दी से एक सेक्शन को कवर कर सकते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे पहले पैसेज की तरफ। एंड जैसा कि पिछले पैसेज वाले सेक्शन में मैंने आपसे बात की थी कि हम पैसेज को किस तरह से कर सकते हैं, या तो हम पूरे के पूरे एक पैसेज को स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा क्लियरली समझना नहीं है उसको, हमें आंसर करना है। जो क्वेश्चन उसने पूछा है वो पॉइंट हमें ढूंढना है पैसेज में। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। The cave paintings found in Aravalli Hills are significant mainly because, okay, अरावली हिल्स में केव पेंटिंग्स पाई गई हैं और वो सिग्निफिकेंट है, क्यों है? तो बात करते हैं कौन क्यों है सिग्निफिकेंट, इसमें पैसेज में ढूंढते हैं। Amid some maze of rocks tucked in the Aravalli mountain ranges of Haryana, मेज का मतलब होता है भूल भुलैया। A team of archaeologists discovered cave paintings they believe belong to the upper Paleolithic age। कब की मानी जा रही है? Upper Paleolithic age। The cave paintings have been discovered just outside the national capital and a stone's throw। Stone's throw का मतलब होता है very near, बहुत नजदीक। Away from a holy grove called मांगरबनी। कहां पर मिले हैं? मांगरबनी में। The region's only surviving patch of primary forest। While the residents of the villages have been familiar with the paintings for ages, the Haryana government's museum and archaeology department took the note of them just recently। A fact-finding team was sent to the area in the last week of June। The team came across cave paintings comprising images of human figurines, मानव जैसे आकृतियां हैं, एनिमल्स, foliage and geometric drawings। ठीक है, ये हमारे काम की चीज हो सकती है आगे। While some have paled over time, कुछ फीकी पड़ गई हैं, others are still very visible। ठीक है, बाकी अभी भी विजिबल है। They also discovered rock art and open air ceremonial sites। ठीक है, और रॉक आर्ट मिली है, ओपन एयर सेरेमोनियल साइट्स मिली है। बाननी भट्टाचार्य, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स, इन्फॉर्म्ड सो फार केव पेंटिंग्स इन दिल्ली एनसीआर हैव ओनली बीन फाउंड हियर। ठीक है, पूरे दिल्ली एनसीआर में सिर्फ यहीं पर पाई गई है। द पेंटिंग्स आर येट टू बी डेटेड बट एटलीस्ट सम ऑफ देम बिलोंग टू द अपर पैलियोलिथिक पीरियड in all likelihood। We are viewing the paintings in continuation with Sonian culture। ठीक है, सोन कल्चर के कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं, which has been found in Shivalik Hills, Narmada and Aravallis। Most of the cave paintings found were in ochre color। कलर क्या था मोस्ट का? ochre। but some were in white, लेकिन कुछ white भी थी। As per experts, cave paintings in white are usually, ठीक है, white वाली कब से है? लेटर स्टेज से। लेटर स्टेज यानी कि अर्ली कंटेम्परेरी एरा। while stone age paintings are more often than not in ochre, stone age paintings generally use, ठीक है, stone age paintings जो है वो क्या यूज कर रही है? रेड एंड ochre colors। stones of these colors used to be available locally and inhabitants crushed the stones for preparing the color। कलर कैसे प्रिपेयर होता था? उन स्टोन्स को क्रश करके और कलर निकाला जाता था फॉर द पेंटिंग्स, एडेड भट्टाचार्य। द अपर पैलियोलिथिक एज बिगेन अराउंड, टाइम पीरियड क्या है? 40,000 साल से 40,000 साल पहले शुरू हुआ था, एंड लास्टेड
टिल अराउंड 10,000 ईयर्स, ठीक है, 10,000 साल पहले तक लगभग चला है। While yet to be established through archaeological dating, Bhattacharya says the Mangar cave art is 20 to 40,000 years old, ठीक है, इसकी क्या एज हो सकती है, 20 से 40,000 years old हो सकती है ये। ओके, भट्टाचार्य क्लेम दैट डिस्कवरी इज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट, आ गया। आप सोचोगे कि इतना पढ़ते आए हैं, देखो पहला क्वेश्चन करना है, पहला क्वेश्चन हमें कहां पर जाके मिल रहा है, पहला क्वेश्चन का आंसर हमें यहां जाके मिल रहा है, तो इतना जो हमने पढ़ा है वो वेस्ट थोड़ी जाएगा, बाकी क्वेश्चंस में हेल्पफुल होगा। सो अगर आपको पहला क्वेश्चन डायरेक्ट ही मतलब पैसेज के स्टार्टिंग में ही नहीं मिल रहा है, कहीं नीचे मिल रहा है, तो पढ़ते हुए तो नीचे आएंगे, राइट। सो भट्टाचार्य क्लेम दैट द डिस्कवरी इज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट, क्यों है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर पैलियोलिथिक टू मिडिल पैलियोलिथिक देन अपर पैलियोलिथिक वी सी इवोल्यूशन, हमें इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है हियर, ठीक है, हमें यहां पर इवोल्यूशन मिल रहा है। सो भट्टाचार्य के अकॉर्डिंग ये केव पेंटिंग्स हमारी सिग्निफिकेंट क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ स्टार्ट हो रही है लोअर पैलियोलिथिक से, फिर मिडिल पैलियोलिथिक और फिर अपर पैलियोलिथिक तक भी जा रही है, और उन पेंटिंग्स का एक इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। सो ढूंढते हैं हमारे ऑप्शन में, दे आर द ओनली प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स फाउंड इन अरावली हिल्स, ठीक है, दिल्ली एनसीआर के नहीं, पूरे अरावली हिल्स में तो खाली ये नहीं है ना, दिल्ली एनसीआर में पहली मिली है मानते हैं, लेकिन पूरे अरावली हिल्स में ये हो ऐसा जरूरी नहीं है। दे आर फाउंड इन सच ए लार्ज मैग्नीट्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम, लार्ज मैग्नीट्यूड की ज्यादा नंबर में पाई गई है ऐसा तो बोला नहीं गया है, कहां पर यही बोला गया है कि पहली बार पाई गई है इस रीजन में, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं है। दे हैव बीन डिस्कवर्ड जस्ट आउटसाइड द नेशनल कैपिटल दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से जस्ट आउटसाइड उनको डिस्कवर किया गया है, ये बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें कहां से आंसर निकालना है, यहां इस स्टेटमेंट की स्टार्टिंग से निकालना है। चौथा ऑप्शन, दे डिपिक्ट द इवोल्यूशन फ्रॉम लोअर टू अपर पैलियोलिथिक पीरियड, राइट हो गया ये, देखो लोअर पैलियोलिथिक था, मिडल तक आया, फिर अपर पैलियोलिथिक तक गया, इवोल्यूशन देखने को मिला, सो सिग्निफिकेंट है क्योंकि इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है, यहां पर समझ में आया है आप सभी को, आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द केव पेंटिंग्स फाउंड इन मांगर फॉरेस्ट एरिया इन हरियाणा आर इन विच कलर, ठीक है, हमने पढ़ा था कि कलर क्या है, ओखरे बताया गया था शायद, देखिए कहां पर था, मोस्ट ऑफ द केव पेंटिंग्स फाउंड वर इन ओकरे कलर, अभी हमने अंडरलाइन किया था पिछली स्लाइड में, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ओकरे, ठीक है। अभी देखो यहां तक पढ़ने का फायदा हुआ क्योंकि हम उस चीज को पहले से पढ़ चुके थे, तो हमें पता था कि हमने क्या चीज पढ़ी है और पैसेज में कहां ढूंढनी है वो, तो यहां पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 ओकरे कलर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कौन सी करेक्ट नहीं है, द cavemen crushed the locally available stones for preparing the color for paintings, ये स्टेटमेंट सही है, हमने पढ़ी थी, यहां पर देखो कहां है, inhabitants crushed the stones for preparing the color, ठीक है, जो इन केव्स में रहते थे, जो इनहेबिटेंट्स थे यहाँ के, वो क्या करते थे, कलर के स्टोन्स को क्रश करते थे और उनसे कलर निकालते थे इन पेंटिंग्स के लिए। तो स्टेटमेंट नंबर 1 ये करेक्ट है। द पेंटिंग्स कंप्राइज इमेजेस ऑफ ह्यूमन फिगरेंस, एनिमल्स, फॉलिएज एंड ज्योमेट्रिक ड्राइंग्स, ये भी सही है, हमने यहाँ पर पढ़ी है, देखो ह्यूमन फिगरेंस, एनिमल्स, फॉलिएज एंड ज्योमेट्रिक ड्राइंग्स, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड, द मंगल केव आर्ट इज 20,000 to 40,000 years old, ठीक है, ये भी यहां पर हमने कहीं पढ़ी है, द मंगल केव आर्ट इज 20,000 to 40,000 years old, तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि गलत होगी तो चौथी गलत होगी, देखते हैं। द पेंटिंग्स इन रेड बिलोंग टू अर्ली कंटेम्प्रेरी एरा, अर्ली कंटेम्प्रेरी एरा में रेड नहीं व्हाइट पढ़ा था हमने शायद, देखो यहां पर है, पेंटिंग्स इन व्हाइट आर यूजुअली फ्रॉम अ लेटर स्टेज, लेटर स्टेज का क्या नाम था, अर्ली कंटेम्प्रेरी एरा, ठीक है,
सो यहां पर किस कलर में थी पेंटिंग्स? व्हाइट में थी, एंड यहां ऑप्शन में क्या गिवन है? रेड है। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। इनकरेक्ट हो जाएगी तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है यहां। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमें कहता है द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन द मंगर फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, 4 ऑप्शन में से कौन कौन सी चीज आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में पाई गई है, कौन सी नहीं पाई गई है, वो हमें बताना है। यहां पर है टूल्स, अभी तक टूल्स की बात नहीं की हमने। सेरेमोनियल साइट्स, केव पेंटिंग्स, रॉक आर्ट। ठीक है, केव पेंटिंग्स तो मिली है, आपको मालूम है, राइट। देखिए, डिस्कवर्ड केव पेंटिंग्स मिल चुकी हैं आपको। इसके अलावा क्या बात की गई थी? इसके अलावा सेरेमोनियल साइट्स और रॉक आर्ट भी हमें मिला है। देखो दिखाता हूं कहां पर था ये। सेरेमोनियल साइट्स, ओपन एयर सेरेमोनियल साइट्स थी, रॉक आर्ट भी थी। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड रॉक आर्ट एंड ओपन एयर सेरेमोनियल साइट्स। सो ये चीज, ये रॉक आर्ट भी प्रेजेंट है, सेरेमोनियल साइट्स भी प्रेजेंट है। टूल्स प्रेजेंट नहीं थे, टूल्स हमें नहीं मिले हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 टूल्स आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, कि फाइंडिंग्स में सेरेमोनियल साइट्स मिली हैं, केव पेंटिंग्स मिली है, रॉक आर्ट मिली है, लेकिन आपके टूल्स नहीं मिले हैं, और इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ी तबीयत खराब चल रही है दोस्तों, गले के लिए थोड़ी माफी चाहूंगा, लेकिन अपनी कोशिश से बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट पैसेज है। पिछले पैसेज के सारे क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। सो पहले हम सीधा सीधा हमारा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछ रहे हैं? मैच द फॉलोइंग क्रॉप्स विद द एरिया। ठीक है, इधर ये 3 क्रॉप्स गिवन है, और इधर ये इनका ये थोड़ी सी पीपीटी में टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। इधर के ये 3 एरियाज हैं गिवन, सो हमें मैच करना है सही तरीके से। तो पढ़ते हैं, मिलेट्स, पल्सेज एंड मस्टर्ड का पूछा है। ठीक है, टोटल एरिया, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होगी मैं उनको अंडरलाइन करता जाऊंगा दोस्तों। ठीक है, टोटल एरिया सोन अंडर, किसकी बात कर रहे हैं? रबी क्रॉप्स की। इंक्रीज हुआ है 3.25%, कितने से? 697.98 लाख हेक्टेयर से 21-22 में ये था 720.68 लाख हेक्टेयर इन 22-23 में। ओके, डेटा वाला पैसेज है तो इसमें बहुत ज्यादा चीजें अंडरलाइन होगी, कोई बात नहीं। ये कितना है? इतना मोर है, 22.71 लाख हेक्टेयर कंपेयर टू कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ 21-22। Comparing with normal sown area, average of the increase in is to the tune of 13.71% from 633.80 to 720.68 lakh hectares. Increase in area is across all crops, highest being in rice. Highest किस में है? राइस में है। 22.71 लाख हेक्टेयर इंक्रीज हुआ है टोटल रबी क्रॉप से। राइस का जो है, ठीक है, आउट ऑफ 22.71 राइस का कितना है? 11.20 हेक्टेयर फ्रॉम, पहले कितना था? 35.05, अब कितना है? 46.25। ठीक है, दिस इज लोअर देन नॉर्मल सोन एरिया ऑफ 40। ठीक है, नॉर्मली कितना उगाया जाता था राइस का? 47.71। चलो, अब मैक्सिमम इंक्रीज इन एरिया अंडर राइस। ठीक है, मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ है राइस का? तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल और तेलंगाना में मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है। एरिया अंडर ऑयल सीड्स इंक्रीज बाय ऑयल सीड्स 7.31%, इतना लाख हेक्टेयर्स था, और अब कितना हो गया? इतना लाख हेक्टेयर्स बन गया है। द इंक्रीज इन एरिया अंडर ऑयल सीड्स एट द रेट ऑफ 7.31% इज मोर देन डबल द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 3.25% इन ऑल क्रॉप्स टुगेदर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, 3 स्टेट्स के नाम गिवन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ अकाउंटेड फॉर मेजर एक्सपेंशन इन एरिया ऑफ ऑयल सीड्स। देन रेपसीड एंड मस्टर्ड कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम इन इंक्रीजिंग ऑयल सीड्स एरिया ड्यूरिंग दिस रबी सीजन। ठीक है,
दो सीड्स कौन से ऑयल सीड्स है? मस्टर्ड एंड रेप सीड्स। मस्टर्ड एरिया, अब आइए काम की बात, अब आइए हमारे काम की बात। मस्टर्ड एरिया इंक्रीज बाई, कितना इंक्रीज हुआ है मस्टर्ड का? 6.77 लाख हेक्टेयर्स फ्रॉम, पहले कितना था? 91.25 और अब कितना हो गया? 98.02। तो 98.02 है, कहां है ये? किसका है? ये मस्टर्ड का है। सो ये यहां पर ऑप्शन नंबर सी बैठ रहा है, ठीक है। सो सी का 1 होगा। यहां पर देखो, सी का 2 गलत, सी का 2 गलत, सी का 3 गलत, सी का 1। सिर्फ एक ऑप्शन गिवन है। पूरा पढ़ने की जरूरत है क्या? जब अगर पैसेज को टफ करेगा एसएससी, ज्यादा डेटा देगा तो ऑप्शन सिंपल करेगा ना आपके लिए। आपको ज्यादा क्यों ढूंढना है? आपको सीधा सीधा एक मिला, सिर्फ एक ऑप्शन गिवन है और पहले ही डेटा को उठाया है हमने, बाकी डेटा तक पहुंचे भी नहीं है। बाकी डेटा पर भी अगर पहुंचना है तो मिलेट्स और पल्सेस का देखो, पल्स प्रोडक्शन की बात हुई यहां से। एरिया अंडर पल्सेस इंक्रीज बाई 0.56 हेक्टेयर्स फ्रॉम 167 टू 167.86। तो 167.86 3, ये किसका है? पल्सेस का, बी। तो बी का क्या होगा? 3 होगा। क्या यहाँ पे बी का 3 है? राइट। आपको पूरा पैसेज उस एक क्वेश्चन के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन इतना सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है कि आप एक डेटा उठाएंगे एंड मैच हो जाएगा। चलिए, आई होप आपको क्लियर है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज द इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली फोकसिंग दिस ईयर? इनमें से कौन सी क्रॉप है जिस पर इंडियन गवर्नमेंट स्पेशल फोकस कर रही है इस साल? देखो, वैसे मैं आपको बता दूं, ये साल यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया था। करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा। एंड इसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करवाने में इंडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। इंडिया चाहता था कि मिलेट्स पे फोकस किया जाए। इंडिया ने भी इस प्रपोजल को रखा था यूनाइटेड नेशन में। तो ये करंट अफेयर में अगर आपने पढ़ा है तो आपको पैसेज पढ़ते ही याद आ जाना चाहिए कि मिलेट ढूंढना है। लेकिन फिर अगर नहीं मालूम आपको तो हम पैसेज में ढूंढेंगे, ठीक है। तो हमने कहां तक पढ़ लिया था? एरिया अंडर पल्सेज इंक्रीज बाई इतने लाख हेक्टेयर्स फ्रॉम यहां से यहां। मूंग, बीन एंड लेंटिल अकाउंटेड फॉर इंक्रीज इन एरिया अंडर पल्सेज, ठीक है। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली has declared the year 2023 as the international year of millets। जो बात मैंने अभी आपको बोली वही बात आ गई पैसेज में। एंड इंडिया इज एट द फोरफ्रंट, इंडिया यानी कि लीड कर रहा है इस प्रपोजल को, इन सेलिब्रेटिंग द इवेंट इन अ बिग वे in order to create awareness about benefits of millets as a superfood and to meet its growing demand around the world, the government is promoting millet। गवर्नमेंट किसको प्रमोट कर रही है? मिलेट को। तो किस पे फोकस कर रही है गवर्नमेंट इस साल? ऑप्शन नंबर 4 मिलेट्स पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 मिलेट्स आपका करेक्ट आंसर है यहां से, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मेन थीम ऑफ द पैसेज इज, ठीक है। तो पहले पैसेज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मिलेट्स का हो गया, बेनिफिट हो गया, मिलेट के सुपर फूड हो गया, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, ठीक है। NFSM न्यूट्री सीरियल्स कंपोनेंट के तहत ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन प्रोग्राम इन 212 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 14 स्टेट्स में गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। कोर्स कम न्यूट्री सीरियल्स सो एन इंक्रीज ऑफ 2.08 lakh hectares in area under cultivation from 51.42 hectares in 2021-22 to 53.49 lakh hectares in 22-23। ठीक है, हमें बताना है कि पूरा पैसेज किस चीज पर फोकस कर रहा है, मेन थीम क्या है। देखो दोस्तों, पैसेज में राइस की बात करी, मिलेट्स की बात करी, पल्सेस की बात करी, मस्टर्ड एंड रेप सीड एंड अदर ऑयल सीड्स की बात करी, मूंग की दाल की भी बात करी, लेंटिल्स की भी बात करी। सारी की सारी क्या है? रबी क्रॉप्स है। रबी क्रॉप से ही पैसेज की शुरुआत हुई थी।
पूरी जगह कहां पर फोकस रहा है, हर जगह फोकस रहा है रबी 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 रबी, ठीक है। सो आपको ढूंढना क्या है, मैक्सिमम बात किस चीज की करी गई है, रबी सीजन एंड रबी क्रॉप्स की बात की गई है। सो मेन थीम क्या है, इंक्रीज इन एरिया ऑफ रबी क्रॉप्स, मेरे हिसाब से सही है, बाकी ऑप्शन देखते हैं। इन एरिया अंडर रबी क्रॉप इन लास्ट 5 ईयर्स, 5 साल की तो बात ही नहीं है, 21 से 22 और 22 से 23 की बात है। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज, पल्सेज की प्रोडक्शन है लेकिन किसके अंदर, रबी के अंदर आकर, ठीक है। इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ऑयल सीड्स लाइक मस्टर्ड, उसकी बात है लेकिन किसके अंदर आकर, रबी के अंदर आकर। सो मेन फोकस किस पे है, इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रबी क्रॉप्स इन 22-23। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बात किसी भी क्रॉप की करी हो लेकिन वो क्रॉप रबी क्रॉप के अंडर की ही बात करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच स्टेट रिकॉर्डेड द मैक्सिमम इंक्रीज इन सोन एरिया ऑफ द राइस क्रॉप। राइस की हमने बात करी थी, तेलंगाना एंड, देखो ढूंढते हैं, रुको कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ऊपर में ही था, ज्यादा नीचे नहीं था। तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल, देखो इसको सेंटेंस पढ़ो, मैक्सिमम इंक्रीज इन एरिया अंडर राइस, राइस की बात करी गई थी, मैक्सिमम इंक्रीज किस कहां हुआ है, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल में। कहां हुआ है, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल में। सो वेस्ट बंगाल ऑप्शन में है नहीं, तो मैक्सिमम इंक्रीज किस में हो जाएगा, तेलंगाना में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है साथियों। चलिए आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर बढ़े। ओके, तीसरा पैसेज आ गया, 2 पैसेज हमने कर लिए हैं। पहला जो पैसेज था वो एक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के बारे में था, ठीक है, करंट का था। सेकंड जो था वो डेटा स्पेसिफिक था करंट के ऊपर, लेकिन उसमें डेटा बहुत ज्यादा था। थर्ड एक छोटा पैसेज लग रहा है, इसको देख लेते हैं क्या है। पहले इसका क्वेश्चन देखेंगे हम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फैक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट फैक्ट है वो देखना है। ऑथर एंड ग्रैंडमा लिव्ड फॉर 20 इयर्स, क्या दोनों 20 साल तक जिंदा रहे। ग्रैंडमा वाज 20 इयर्स ओल्ड, दादी 20 साल की थी। अब कॉमन सेंस में मत जाओ, फिर भी पैसेज पढ़ेंगे हम, कॉमन सेंस हमें बता तो रही है आंसर। द ऑथर वाज 20 व्हेन ग्रैंडमा डाइड, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। द ऑथर वाज 20 इयर्स ओल्ड व्हेन ही रोट द स्टोरी, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखते हैं क्या कहता है। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन, ठीक है, ओल्ड वुमन थी जैसे सबकी होती है दादी। तो क्या दादी 20 साल की थी, ऑप्शन हट गया, ऑप्शन हट गया ना भाई, और 20 साल तक जिंदा रही, यानी दादी की एज 20 साल थी, वो भी नहीं लग रहा, लेकिन पढ़ते हैं फिर भी। She had been old and wrinkled, old थी, wrinkled थी, चेहरे पर झुर्रियां थी। For the 20 years that I had known her, okay, ऑथर अपनी दादी को 20 साल तक जानता है, यानी वो अपनी दादी के साथ 20 साल तक रहा, यानी कि जब ऑथर 20 साल का हुआ तब उसकी दादी चल बसी, ठीक है। ऑथर अपनी दादी को कितने साल तक रहा, और दादी के साथ 20 साल तक, ठीक है। सो द ऑथर वाज 20 व्हेन ग्रैंडमा डाइड, ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि 20 साल से फालतू ऑथर अपनी दादी को नहीं जान पाया, ठीक है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर 3 द ऑथर वाज 20 व्हेन ग्रैंडमा डाइड, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, उसके लिए हमें पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेते हैं। Wrinkled for the 20 years that I had known her, people said that she once had been young, एक समय पर दादी young थी, pretty थी, and had even had a husband, ठीक है, दादी का husband भी था, ओके, नई बात बता रहे हैं ये, हमें मालूम नहीं थी कि दादी का husband भी होता है। But that was hard to believe, ठीक है, लेकिन ऐसा मानना मुश्किल था, क्यों, देखते हैं। My grandfather's portrait, ठीक है, मेरे दादाजी की जो तस्वीर थी, जो लटकी हुई थी, टंग रही थी, above the mantelpiece in the drawing room, he wore a big turban, बड़ी सी उनकी पगड़ी थी,
एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। उनकी बड़ी और सफेद दाढ़ी जो थी कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, ठीक है, चेस्ट तक दाढ़ी आ रही थी। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years old, और कम से कम 100 साल के दिखते थे। ओके, ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं कि दादी जो थी ना, लोग कहते हैं वो कभी जवान और सुंदर थी, लेकिन ऑथर ने अपने दादा को सिर्फ दादा की तस्वीर से जाना है, और उस तस्वीर में उसने देखा क्या कि दादा एक बड़ी सी टर्बन यानी पगड़ी पहनते थे, ढीले कपड़े, दाढ़ी बड़ी सारी थी, कम से कम 100 साल के लगते थे। इस पॉइंट से ऑथर कहना चाह रहा है कि वो अपने दादा से कभी नहीं मिला, ठीक है, उसने अपने दादा की सिर्फ तस्वीर देखी है, और उस तस्वीर के माध्यम से ही अपने दादा को जाना है, उसने जितना भी जाना है। हाँ, दादी के साथ उसने 20 साल बिताए हैं, दादा के साथ उसने कोई टाइम नहीं बिताया, इसीलिए उसको लगता है कि अगर दादी कभी यंग थी, प्रिटी थी, और दादा तो 100 साल के बूढ़े से व्यक्ति थे, तो इसलिए उसको यकीन नहीं होता कि दादी का भी कभी कोई हस्बैंड रहा होगा, ठीक है, यानी कि दादा और दादी में एज गैप भी ज्यादा रहा होगा, जो इसकी बात से मतलब निकल रहा है। लेकिन आगे देखते हैं। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो ऐसे व्यक्ति नहीं दिखते थे जिनकी कोई वाइफ या बच्चे होंगे। पता नहीं क्यों नहीं दिखते थे, देखते हैं। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. Okay, वाइफ होगी, बच्चे होंगे, ऐसा प्रतीत नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ पोते पोतियां होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एज उतनी हो रखी है दादा की कि अब इस उम्र में कोई उनकी पत्नी होगी, बच्चे होंगे, नहीं भाई, सिर्फ पोते पोतियां, ठीक है। तो ऑथर अपने दादा को बहुत एक्सट्रीम ओल्ड बता रहा है कि बहुत एक्सट्रीमली ओल्ड थे वो। एज माई, और खुद मिला नहीं था, फोटो से देखा था सिर्फ। एज माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, दादी जो यंग एंड प्रिटी थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। लेकिन ये यंग और प्रिटी थी, इसलिए ये जो विचार था ये ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग था। रिवोल्टिंग होता है डिसगस्टिंग। डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग यानी कि अनप्लेजेंट। अब ये क्या कहना चाह रहा है? देखो, दादी एक टाइम पर जवान और सुंदर थी और दादा को वो हमेशा से बूढ़े के टाइप में देख रहा है, तो ये जो थॉट थी कि उनकी शादी वाली, ये काफी डिसगस्टिंग और अनप्लेजेंट थी। अब ठीक है भाई, ऑथर का अपना ओपिनियन है, कोई बात नहीं। She often told us, वो अक्सर हमें कहती थी और बताती थी, of the games she used to play as a child, उन गेम्स के बारे में जो वो बचपन में खेलती थी। That seemed quite absurd, वो बहुत अजीब लगता था, and undignified on her part, and we treated it like fables. Fables होती है जो मनगढ़ंत कथा बनाई जाती हैं, कहानियां बनाई जाती हैं। We treated it like the fables of the prophets. She used to tell us, ठीक है। तो दादी जो है ना, अक्सर बताया करती थी कि वो बचपन में क्या क्या खेल खेला करती थी, और ये बात काफी अजीब और अनडिग्निफाइड लगती थी। और ऑथर जो है ना, उसको कैसे ट्रीट करते थे कि वो कहानियां थी, जैसे लोक कथा या गीत होते हैं, गाथा गीत होते हैं, गाथाएं होती हैं, वैसी कथा लगती थी ऑथर को, जैसे कि प्रोफेट्स की वो बनाकर, प्रोफेट्स यानी पैगंबरों की वो सुनाती थी, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या कहते हैं? टाइटल। टाइटल में दादी और दादा के अलावा अलग से तो कोई बात की नहीं गई है पैसेज में, तो देखते हैं। द ग्रैंड चिल्ड्रन, नहीं भाई, कहाँ है कोई ग्रैंड चिल्ड्रन? एक अकेला ये ऑथर है जो अपने आप को ग्रैंड चिल्ड्रन बता रहे, ग्रैंड चाइल्ड बता रहे, और तो कोई है नहीं। माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर भी नहीं होना चाहिए क्योंकि सिर्फ एक तस्वीर से उनके बारे में बताया गया है। ग्रैंड मदर्स, सारी की सारी दादियों की बात तो करी नहीं गई है, ये भी नहीं होगा। माई ग्रैंड मदर, ठीक है। ऑथर ने ये पैसेज शुरू किया है अपनी ग्रैंड मदर के लिए, खत्म भी किसके लिए किया है? अपनी ही ग्रैंड मदर के लिए ये खत्म किया है। बीच में बात भी किसकी बोली है? अपनी ही ग्रैंड मदर की बीच में बातें बोली गई हैं। ठीक है। सो यहां टाइटल क्या होना चाहिए? माई ग्रैंड मदर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम ढूंढना है किसका? रिवोल्टिंग। अरे अभी तो किया था रिवोल्टिंग, कहां है?
ठीक है, रिवोल्टिंग वर्ड है, मैंने आपको बताया ये क्या होता है, डिसगस्टिंग। क्या होता है, डिसगस्टिंग या फिर अनप्लेजेंट, घृणाजनक। क्या होता है, घृणाजनक। तो रिवोल्टिंग का अगर मतलब ये है तो इसका बिल्कुल अपोजिट हमें देखना है। अपोजिट देखना है तो देखो ऑप्शन में क्या है, अट्रैक्टिव, अनप्लेजेंट, रिबेल, पीस। तो देखो अनप्लेजेंट तो खुद इसका सिनोनिम हो गया, रिबेल यानी बागी, बागी की बात नहीं है, पीस यानी शांति, वो भी नहीं है, अट्रैक्टिव जो अट्रैक्ट करे। देखो जिस चीज पर घृणा आए उससे आप दूर जाते हो, और जो चीज जिस चीज के पास आते हो वो अट्रैक्टिव चीज होती है। किसी अट्रैक्टिव चीज के पास आओगे, रिवोल्टिंग चीज से दूर भागोगे आप, ठीक है। सो रिवोल्टिंग का यहां पर करेक्ट एंटोनिम क्या है, अट्रैक्टिव यानी आकर्षक। एक होता है घृणाजनक जिससे दूर भागो, दूसरा है आकर्षक जिसके पास आओ, ठीक है। तो ये यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अट्रैक्टिव। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्फेरेंस ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है वो देखते हैं। द ऑथर लुक्ड अपॉन हिज ग्रैंडमदर एज एन ओल्ड वुमन लाइक एवरी ग्रैंडमदर, ठीक है। पीपल सेड दैट द ग्रैंडमदर वाज प्रेटी, लोग कहते हैं कि दादी सुंदर थी। ग्रैंडमदर हैड अ हस्बैंड, ग्रैंडमदर का एक हस्बैंड भी था, पति भी थे। ग्रैंडमदर लव्ड टू टॉक ऑफ हर चाइल्डहुड, ठीक है। तो यहां पर ऑथर क्या कह रहा है, यहां पर ऑथर कह रहा है सीधा सीधा कि ऑथर अपनी ग्रैंडमदर को बाकी दादियों की तरह एक बूढ़ी औरत की तरह देखता था। लोग कहते थे कि ग्रैंडमदर जो थी वो सुंदर थी, और ग्रैंडमदर का एक हस्बैंड था, ठीक है। और ग्रैंडमदर लव टू टॉक ऑफ हर चाइल्डहुड, और ग्रैंडमदर अपने बचपन की बात करना पसंद करती थी, ठीक है। बात करती थी, सच है, हस्बैंड भी था, सच है, दादी सुंदर भी थी एक टाइम पर, लोग कहते हैं, ये बात भी सच है। लेकिन यहां पर निष्कर्ष क्या है, ऑथर की मन की बात क्या है, ऑथर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑथर कहता है कि उसकी ग्रैंडमदर ना ओल्ड थी, जैसे सबकी ग्रैंडमदर होती है। देखो माई ग्रैंडमदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड वुमन, वो ओल्ड भी थी, रिंकल्ड भी थी, ठीक है। और लोग कहते हैं, तो ऑथर को नहीं पता ये बात सच है या झूठ, लोग कहते हैं कि वो कभी जवान और सुंदर भी थी। तो यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। द ऑथर लुक्ड अपॉन हिज ग्रैंडमदर एज एन ओल्ड वुमन लाइक एवरी ग्रैंडमदर। ऑथर अपनी दादी को काफी बूढ़ा देखता था, बूढ़े की तरह ट्रीट करता था, समझता था जैसे सबकी दादियां होती है। तो आई होप ये आंसर आपको क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ओके, सो यहीं तक थी हमारे आज के पैसेज। हमने आज की क्लास में, आज के सेशन में 3 पैसेजेस डिस्कस किए हैं दोस्तों। पहला मांगरबनी एंड केव पेंटिंग्स वाला, दूसरा जिसमें आपके राइस, रबी क्रॉप्स, मस्टर्ड, पल्सेज ये सब था, तीसरा वो ग्रैंडमदर वाला था, ठीक है। सो आज इस पॉइंट पर 3 मार्च 2023 को जो एसएससी का टीयर 2 एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसको हमने फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे तो अगले दिन के एग्जाम के किसी एक सेक्शन को लेकर आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। उस चीज के लिए आप जुड़े रहिए हमारे 30 डेज स्कोर बूस्टर सीरीज पर। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने दोस्तों में फैलाइए और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कंटिन्यू रखिए। चलिए हैव अ ग्रेट डे दोस्तों, जय हिंद।